ओके, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी की नेक्स्ट वीडियो है और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में, मोबिलिटी के बारे में, रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग डेरिवेशन फॉर ओम्स लॉ एंड फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस डिराइव करेंगे और उसके बाद वेक्टर फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ। जो मैंने टॉपिक बताया है आज का वो ये सब है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम, फिर उसका रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, उसके बाद ओम्स लॉ का डेरिवेशन करेंगे और वेक्टर फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अभी तक हमने जो जो पढ़ा है उसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो इससे पहले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं करंट के बारे में, करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो करंट क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज करंट। हम किसी मेटल में या किसी भी कंडक्टर में बैटरी कनेक्ट करते हैं, बैटरी कनेक्ट करते हैं, उसके थ्रू उसको वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं। वोल्टेज प्रोवाइड होगा जिसके कारण मेटल या कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं फ्लो करने शुरू हो जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन चार्ज कैरियर होते हैं और फिर इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण उसमें करंट फ्लो होता है। ठीक है, तो ये हमने करंट के बारे में पढ़ा था। उसके करंट का डायरेक्शन के बारे में पढ़ा था। मैंने बताया था करंट जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि वेक्टर एडिशन के रूल को ये फॉलो नहीं करता है। आगे हम लोग पढ़े थे करंट डेंसिटी के बारे में। करंट डेंसिटी क्या होता है? अब हमने कंडक्टर ले लिया, अब अगर उस कंडक्टर के एरिया को हम 1 मीटर स्क्वायर फिक्स कर देते हैं तो उस कंडक्टर से जो 1 मीटर स्क्वायर का एरिया रखा हुआ उससे जितने भी करंट फ्लो होगी वही उस कंडक्टर की करंट डेंसिटी होगी। उसके आगे हमने पढ़ा था ओम्स लॉ के बारे में। तो ओम्स लॉ, किसी भी कंडक्टर के अक्रॉस आप जितना वोल्टेज अप्लाई करोगे उससे उतना ही करंट फ्लो होगी। अगर आप वोल्टेज जैसे जैसे बढ़ाओगे वैसे वैसे आपका करंट भी बढ़ने लगेगा। यही ओम्स लॉ है। इसके बाद हम लोग ओम्स लॉ में ही आगे कहते हैं और उसमें रेजिस्टेंस को डिराइव किया था। तो रेजिस्टेंस क्या होता है? किसी भी कंडक्टर में करंट अगर फ्लो हो रहा है तो उस कंडक्टर की जो प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण करंट के फ्लो को अपोज करता है, इसे ही रेजिस्टेंस कहते हैं। फिर हमने वो फैक्टर्स जो कि रेजिस्टेंस को अपोज करते हैं या जिनका रेजिस्टेंस पे फर्क पड़ता है उनके बारे में पढ़ा था। तो वो थे लेंथ, एरिया एंड रेजिस्टिविटी। किसी भी कंडक्टर की जो लेंथ है वो बढ़ाओगे तो सॉरी, कंडक्टर का लेंथ अगर बढ़ाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, कंडक्टर का एरिया अगर बढ़ाएंगे तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा। और रेजिस्टिविटी, किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टिविटी जितनी ज़्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा। रेजिस्टिविटी के बारे में मैं आप लोगों को बताया था कि 1 मीटर का वायर लेते हैं और जिसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर है तो उसकी जो रेजिस्टेंस होगी वही उसकी रेजिस्टिविटी कहलाएगी। क्लियर? 1 मीटर लेंथ का वायर, एरिया 1 मीटर स्क्वायर, ओके, क्रॉस सेक्शनल एरिया 1 मीटर स्क्वायर। अब इसका जो रेजिस्टेंस होगा उसी को हम लोग रेजिस्टिविटी कहेंगे उस मेटल का या उस कंडक्टर का। क्लियर? तो अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब इसके आगे के चैप्टर्स में हमको ड्रिफ्ट वेलोसिटी से के बारे में पढ़ना है। तो इसके आगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी में शुरू करूँ उससे पहले कुछ टर्म्स हैं उनको समझ लेते हैं। अब यहाँ पे टॉपिक लिखा है मैकेनिज्म ऑफ करंट फ्लो इन कंडक्टर इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और विद प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों हमको पढ़ना है। तो पहले हम इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ते हैं। अब कोई कंडक्टर रखा है तो ऐसा नहीं कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं हो रहे होंगे, उस वक्त भी उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं। अगर आप उसको हीट प्रोवाइड करते हो दैट मीन्स थर्मल एनर्जी उसको प्रोवाइड करते हैं, तो थर्मल एनर्जी के कारण उसके कोवेलेंट बॉन्ड टूटेंगे और उसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो मूव करेंगे। पर दिक्कत क्या होता है कि इसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स राइट साइड मूव करते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन लेफ्ट साइड मूव करते हैं, कुछ ऊपर कुछ नीचे, तो सबकी डायरेक्शन अपोजिट होती है जिसके कारण नेट जो करंट फ्लो होता है वो जीरो हो जाता है। इस कारण थर्मल इलेक्ट्रॉन्स के कारण कोई करंट कंडक्टर में फ्लो नहीं हो पाता है। ठीक है, यही है, इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो थर्मल वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉन की, इसी कारण कोई करंट फ्लो नहीं होता है। अब अगर हम इसी को पढ़ते हैं इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होता है तब क्या होता है कि सारे करंट को फ्लो करने के लिए एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिल जाती है। जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। ये आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़े हैं, उसके हिसाब से बता रहा हूँ। तो अब अगर हम लोग एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर को हमने इसके पॉजिटिव टर्मिनल, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया और इसके नेगेटिव टर्मिनल से कंडक्टर के दूसरे टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया। अब पॉजिटिव से नेगेटिव करंट फ्लो होना चालू हो जाती है और इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव फ्लो होना चालू हो जाती है। ठीक है, तो अब इसमें क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो फ्लो हो रही है उसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन मिली है, अब वो नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल फ्लो हो रही है। तो अब करंट अगर एक फिक्स डायरेक्शन फ्लो होगी तो इसको हम लोग, तो इसके कारण जो करंट इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन फ्लो हो रही है तो इसके कारण करंट फ्लो होगा। ठीक है, तो ये हो गया जब हम बैटरी लगाते हैं तो उसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड कर देते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड होता है तो उसमें एक करंट फ्लो होती है क्योंकि वो पर्टिकुलर डायरेक्शन में सारे इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन फ्लो होना शुरू हो गया है। ठीक है, अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मोबिलिटी और रिलैक्सेशन टाइम के बारे में। अब ड्रिफ्ट वर्ड आपने सुना होगा, जो जनरली कार के गेम्स खेलते हैं या रेसिंग गेम्स खेलते हैं उनको पता होगा ड्रिफ्टिंग क्या होती है। जनरली जैसे आप बाइक चला रहे हो और किसी टर्न पे आपने अचानक से ब्रेक मारा तो बाइक क्या घिसटाते हुए थोड़ी आगे जाकर रुकती है या घिसटाते हुए टर्न होती है। तो ये जो घिसटाना होता है इसी को हम ड्रिफ्ट बोलते हैं।
ठीक है, तो इसी से वर्ड बना है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब होता क्या है कि आपने मेटल लगाया, कंडक्टर लगाया, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड किया या बैटरी से उसको कनेक्ट कर दिया। अब बैटरी से कनेक्ट किया तो उसमें से करंट फ्लो होना चालू हुई, अब करंट इलेक्ट्रॉन फ्लो होना चालू हुई। अब इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रही है तो ऐसा नहीं हो एक सीधे डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, बीच में आयंस आएंगे, पॉजिटिव आयंस भी होंगे, तो वो उनसे टकराएगी और अपना पाथ डिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है, वो आगे पीछे होगी। तो इस चीज़ को, ये टकराने के बाद जो इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ता है तो इसी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट, ठीक है। और जिस वेलोसिटी से अब क्या है, इलेक्ट्रॉन सीधे एक लाइन में तो आगे बढ़ नहीं रहा है, वो रुक रुक के ड्रिफ्ट हो के आगे बढ़ रहा है। तो इस चीज जिस वेलोसिटी से वो आगे बढ़े उसी को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। इसको हम पढ़ लेते हैं एक बार क्या लिखा हुआ है इसके बारे में। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, it is defined as average velocity with which free electron in a conductor get drifted in a direction opposite to direction of electric field। क्लियर, ये चीज़ें मैंने अभी आपको समझाया। तो अभी मैंने आपको बताया ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है। अब होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, एक आयन से टकराया, फिर मूव किया, फिर दूसरे आयन से टकराया। तो पहले आयन से टकराया, उसके बाद मूव हुआ, फिर ये दूसरे आयन से टकराया। इन दोनों के बीच का जो टाइम है इसको हमने नाम दिया है रिलैक्सेशन टाइम। क्लियर। So what is definition for relaxation time? The time taken by electron between two successive collision is known as relaxation time। इसे हम टाउ से डिनोट करते हैं, ये उसका सिंबल है टाउ। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी को वीडी से, ओके, वेलोसिटी है इसलिए ये एक वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए ऊपर एरो का निशान लगा हुआ है, ठीक है। ओके, दिस फॉर्मूला इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट यू रिमेंबर इट। टाउ दैट इज रिलैक्सेशन टाइम इज इक्वल टू lambda upon vrms। rms means root mean square velocity, okay। so here lambda is mean free path, जो पाथ वो ट्रैवल कर रहा है, जैसे कि फर्स्ट आयन से टकराया है, उसके बाद थोड़ा ट्रैवल किया, फिर दूसरे आयन से टकराया, तो इन दोनों को के बीच कुछ पाथ वो ट्रैवल किया, वो उस पाथ को हम लोग मीन फ्री पाथ बोलते हैं, ठीक है। अब इसके आगे चलते हैं। अगला है एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये बहुत ज़्यादा खास नहीं है लेकिन इसको याद रखिएगा। होता क्या है कि हम लोग को पता है एक्सेलरेशन, हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन चाहिए। वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होता है, अगर मैं एक्सेलरेशन बोलता हूँ क्या होता है, तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। तो अगर मैं बोलूँ वेलोसिटी क्या होती है, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन इनटू टाइम। क्लियर, यहाँ पे हम लोग टाइम की जगह रिलैक्सेशन टाइम का यूज़ करेंगे, ठीक है। अब एक्सेलरेशन को हम लोग कैसे डिराइव करेंगे, हम लोग को पता है फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, एफ इक्वल टू एम इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। फ्रॉम हियर यू कैन राइट F equal to m into a, so we can write a equal to f upon m। clear। अब in case of electron होता क्या है, जो फोर्स होता है वो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिक फील्ड उसके बराबर होता है। सो हियर वी कैन राइट इन प्लेस ऑफ f q इंटू ई अपॉन m, ओके। अब इलेक्ट्रॉन चार्ज क्या होता है इलेक्ट्रॉन पे, नेगेटिव, सो माइनस स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई अपॉन m। सो इन प्लेस ऑफ a वी कैन राइट ई अपॉन m। क्लियर, ओके। एंड what I told you, in place of velocity we can write acceleration into time, so in place of acceleration we can write minus e upon m, and time is equal to relaxation time। so expression for drift velocity will be electric field multiplied by relaxation time divided by mass of electron, okay। so this will be your derivation for drift velocity। clear। तो इसे मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, यहाँ तक आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के आगे का सब कुछ पॉज करके अपने हिसाब से इसको लिख लेंगे। एक चीज़ और कि मैंने आपको बताया अभी थर्मल वेलोसिटी होती है, थर्मल करंट होता है और एक इलेक्ट्रिकल करंट होता है। होता क्या है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो रेंज होता है वो 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड होता है, जबकि थर्मल वेलोसिटी होती है 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड। बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है। इसके बावजूद हमको जो करंट मिलती है वो थर्मल वेलोसिटी के कारण नहीं मिलती, वो सिर्फ ड्रिफ्ट वेलोसिटी के कारण मिलती है। तो थर्मल वेलोसिटी डायरेक्शन बहुत अलग अलग है, तो उसमें कोई करंट नहीं मिलेगी। अब हम आते हैं मोबिलिटी के बारे में। अब मोबिलिटी क्या होता है कि एबिलिटी टू मूव, इसी को हम मोबिलिटी बोलते हैं। सपोज आप कहीं खड़े हो, पीछे से आपको आगे कोई धक्का दिया, अब आप पे एक फोर्स लगा है आपको, तो आप एक वेलोसिटी के साथ आगे बढ़े, तो इसी चीज़ को हम मोबिलिटी बोलते हैं। द इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मीन्स एबिलिटी ऑफ मोशन ऑफ चार्ज अंडर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब किसी चार्ज के अक्रॉस आप अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो तो उसमें कितना मोशन आ जाता है, ठीक है, तो उसमें एबिलिटी टू मोशन कितनी क्रिएट होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मोबिलिटी बोलते हैं। सो what is formula for mobility, या mu is equal to drift velocity divided by electric field। पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण उसमें कितनी वेलोसिटी जनरेट हो रही है, इसी को हम मोबिलिटी बोलते हैं। सो यू कैन राइट इन प्लेस ऑफ vd what you have derived for vd,
small e multiplied by capital E into tau divided by m. So you can write here in place of Vd you can put this value, or here you can write also Vd is equal to mu E. That is very important formula. You can write it here. Vd is equal to mu E. It is very important formula. Clear? Okay. Or from here you can derive expression for mu also. If you write Vd equal to E tau into capital E divided by m into capital E. Capital E will be cancelled. So you can write tau equal to mu equal to E tau upon m. So mobility is defined as ratio of drift velocity of electron to applied electric field. What is mobility? It is ratio of drift velocity to electron to applied electric field. Clear? Okay. So we will go further. Mobility will be inversely proportional to electric field and it is also inversely proportional to mass of electron. ठीक है, अब आगे चलते हैं. Okay, what is unit for mobility? As you know, what is unit for what is unit for velocity? It is meter per second. What is unit for electric field? We will derive it later, but it is Newton per coulomb. Clear? So Newton per second divided by Newton per coulomb. You can write meter coulomb divided by Newton second, or you can from here you can write E is equal here charge here, tau is time, m is mass. So you can write coulomb second per kg. Okay, this 2 will be unit of tau. Mu mobility. Okay, let me set it here. Okay, next is relation between electric current and drift velocity. It is very important, or many times it comes in your examination also. So you have to write it in your notes also. Clear? Come to point. तो यहाँ पे आप क्या करो, यहाँ पे कंसिडर करो कि आपने कंडक्टर लिया और उसको एक बैटरी के थ्रू कनेक्ट कर दिया. अब इस कंडक्टर को आपने लिया है तो कंडक्टर की कुछ लेंथ होगी, वो हमने L मान लिया है. बैटरी से कनेक्ट किया तो उसकी कुछ पोटेंशियल होगी जो हमने V माना है, कैपिटल V, और उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई हो रही है वो कैपिटल E है. क्लियर? अब आगे चलते हैं. अब हम लोग को पता है करंट का फॉर्मूला क्या होता है. करंट इज इक्वल टू Q अपॉन T. ओके, Q इज चार्ज, टोटल चार्ज इन दिस कंडक्टर. क्लियर? ओके, सो I इज इक्वल टू Q अपॉन T. Q इज इक्वल टू टोटल चार्ज N इंटू ई. जितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे उतने ही चार्ज होंगे, तो E जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन का, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू N. सो वी कैन राइट Q इक्वल टू NE. अब Q इक्वल टू NE. अब N जो है, अब होता क्या है, टोटल n इलेक्ट्रॉन है, पर यूनिट वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो उनकी नंबर्स कुछ अलग होंगे. तो पर यूनिट वॉल्यूम में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उसको हम लोग को निकालने के लिए क्या करना होगा, टोटल इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम, उससे हम लोग डिवाइड कर देना होगा. मतलब वॉल्यूम से डिवाइड करेंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम निकल जाएगा. क्लियर? सो वी कैन राइट टोटल इलेक्ट्रॉन इक्वल टू n इंटू वी. हियर यू कैन राइट, यू कैन सी n इंटू वी. सो अच्छा, एक और चीज़ होता है वॉल्यूम. वॉल्यूम क्या होता है, कहीं भी अगर आप देखो तो वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ होता है. सो वी कैन राइट इन प्लेस ऑफ वॉल्यूम एरिया इंटू लेंथ. सो हियर वी कैन पुट कैपिटल N इक्वल टू स्मॉल n इंटू एरिया इंटू लेंथ. क्लियर? सो n will be become NaL. We will put the value of n in place of q, equation of q. So here small n Al into E, small n Al into E, q will be. तो यहाँ से अब ये हो गया. अब आप लोगों को पता है कि अगर मैं I की जगह इस वैल्यू को पुट कर देता हूँ I, तो Q की वैल्यू क्या आ गई, स्मॉल n Al इंटू, यहाँ से देख लीजिए, Q की वैल्यू हो गई स्मॉल n ALE. ठीक है? L को अगर मैं अब Q अपॉन T कर देता हूँ तो I आ जाएगा. Q अपॉन T अगर करता हूँ तो यहाँ पे I आ जाएगा. इसमें भी अगर Q अपॉन T करता हूँ तो यहाँ पे अगर देख लूँ NaLe अपॉन T. L अपॉन T क्या होता है, वेलोसिटी हो जाता है यहाँ पे. तो NaE इंटू VT. क्लियर? तो यहाँ पर हो जाएगा NaLe अपॉन, यहाँ पर क्या हो रहा है, T हो रहा है, तो L अपॉन T क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये मिलके हो जाएगा V. तो NeaVd, NeaVd. तो I का ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, I इक्वल टू NeaVd. ठीक है? तो ये रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी कई बार आता है. तो इसका डिराइव करने का सबसे इजी तरीका यही है कि आप पहले आप करंट का फॉर्मूला लिखो Q अपॉन T. उसके बाद आप जो आपको चेंजेस करने हैं वो Q में करने हैं. Q क्या होता है, नंबर ऑफ
इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब एन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। स्मॉल एन को अगर लिखते हैं मल्टीप्लाई बाय टोटल वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम को हम लोग ए इंटू एरिया इंटू लेंथ लिख देते हैं। तो ये सारे वैल्यू पुट करोगे तो आपका ये डेरिवेशन अपने आप हो जाएगा। क्लियर, ये डेरिवेशन आप अपने कॉपी में जरूर करेंगे, ठीक है। अब एन ये वी डी में बताया आपको, तो वी डी की वैल्यू होती है म्यू इंटू ई। आप लोग फॉर्मूला में पढ़े होगे, तो यहाँ पे आप अगर इस वैल्यू को रख देते हो तो ये आपका म्यू के टर्म में ये रिलेशन आ जाएगा। तो एन ई ए म्यू ई, एक दूसरा डेरिवेशन ये भी हो सकता है, ठीक है। तो वी डी के बीच में अगर पूछा तो ठीक है, मोबिलिटी के बीच में पूछा तो ये इक्वेशन लिख दोगे। क्लियर है, इसके आगे सब कोई खास चीज़ नहीं है। अगला जो है आपका, अब अभी इसमें हमने जो भी टर्म्स यूज़ किए हैं वो ये सारी चीज़ ऊपर एक बार फिर से आ सकते हैं, तो इस फॉर्मूले को मैं बार बार यूज़ करूँगा, ठीक है। अब डेरिवेशन ऑफ ओम्स लॉ एंड फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है। तो अभी हमने पता है रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट से आई इक्वल टू एन ए वी डी आया था, ठीक है। वी डी का फॉर्मूला हमने पहले डिराइव कर दिया था कि स्मॉल ई कैपिटल ई इंटू टाउ अपॉन एम। तो आई की जगह में हम लोग वी डी की वैल्यू को रख देते हैं, तो ये आपका आ जाएगा आई इक्वल टू एन ई स्क्वायर ए टाउ, सॉरी ए ई टाउ अपॉन एम, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए ये रिलेशन आप याद रखिए अभी, ठीक है। इसको मैं बाद में समझा दूंगा कि आपका जो वोल्टेज होता है दैट विल बी इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय लेंथ, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाय लेंथ होता है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू सॉरी वोल्टेज अपॉन लेंथ, इसको हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट भी बोलते हैं। तो V अपॉन एल इक्वल टू, इन प्लेस ऑफ E यू कैन पुट V अपॉन एल। क्लियर, सो हियर इन प्लेस ऑफ E we will put V upon L. So this equation will become n E square A V tau upon ml. Okay, in place of E we have put V upon L. So here we can write, if we will write here V upon I, so other terms will be go this side, so it will become ml upon n E square A tau. So V upon I will be ml upon n E square A tau. Clear? तो अब यहाँ पे ये जो पूरी क्वांटिटी है ये वाली, ये एक फिक्स क्वांटिटी, कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो इसको हम लोग एक कांस्टेंट मान लेते हैं, और ये जो कांस्टेंट होता है यही होता है आपका R। क्लियर, सो फ्रॉम हियर यू कैन राइट अ कांस्टेंट हियर, सो इट विल गिव यू V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, या I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। सो दिस इज योर ओम्स लॉ, या डेरिवेशन ऑफ योर ओम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ मतलब कि करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के रिलेशन से, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया डेरिवेशन फॉर ओम्स लॉ एंड फॉर्मूला फॉर रेजिस्टेंस। अब आगे जाते हैं, तो अगला जो है ये आपको पूछ सकता है, सब आपके एग्जाम में अक्सर आते रहता है, डिराइव्ड रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड J, और या तो आपको डायरेक्ट दे देगा कि J इक्वल टू सिग्मा ई, इस डेरिवेशन को डिराइव करने, ठीक है। तो ये पूछे, या करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन को डिराइव करने पूछे, या माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ पूछे, या वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म्स ऑफ ओम्स लॉ, ये पूछे, सब में आपको सेम चीज करनी है, ठीक है। आपको क्या करना है, J इक्वल टू सिग्मा ई डिराइव करना है। यहाँ पर J क्या है, करंट डेंसिटी, सिग्मा क्या है, कंडक्टिविटी, जो मैंने आपको रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी बताया था वो चीज़ है सिग्मा, और कैपिटल E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो इसको हम डिराइव कैसे करते हैं, इसको भी डिराइव करने के लिए हम शुरुआत करते हैं करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के रिलेशन से। तो I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, ये रिलेशन होता है। वी डी का जो वैल्यू होता है स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ अपॉन एम, इस वैल्यू को हम लोग आई के इक्वेशन में रखते हैं, सब कुछ वैसा जैसा हमने पहले किया था। तो कुल मिला के आई इक्वल टू एन ई स्क्वायर एट कैपिटल ई टाउ अपॉन एम। अब हमने जो रेजिस्टेंस के लिए डिराइव किया था, तो यहाँ पे क्या किया था, ई के जगह पे वी अपॉन एल रख देते। यहाँ पे हमने ऐसा, हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हमको डिराइव करना है करंट डेंसिटी, तो हम लोग करंट डेंसिटी का फॉर्मूला करते हैं आई अपॉन ए चाहिए रहता है। तो आई यहाँ पे है, ए यहाँ पे है, तो आई के नीचे ए को आप ले जाओ, ठीक है। तो आई अपॉन ए, तो अब यहाँ पे क्या बचेगा, एन ई स्क्वायर, ए नीचे जा चुका है, टाउ ई अपॉन एम, ठीक है। ये अब ये पूरी क्वांटिटी जो है ये आपकी एक कांस्टेंट क्वांटिटी हो गई। तो अगर आप देखोगे तो ये J बन गया, ये बन गया। अब इसमें से अगर आप E को बाहर निकाल देते हो तो बचता है एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम। क्लियर, एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम। अब ये जो क्वांटिटी है इसको हम लोग एक कांस्टेंट मान लेते हैं, जिसको हम सिग्मा बोलते हैं। अब सिग्मा भी कैसे है मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी इस क्वांटिटी को हम कांस्टेंट मान लेते हैं, जिसको हम सिग्मा बोलते हैं। तो J विल बिकम सिग्मा इंटू ई, यही आपको डिराइव करना था, सिग्मा इंटू ई कहाँ से आया, ठीक है। अब ये जो मैं बता रहा हूँ सिग्मा, इस पूरी क्वांटिटी को मैं सिग्मा मान लिया, ये मैंने कैसे माना है, हम लोग इससे पहले जो डेरिवेशन किए थे वहाँ पे R की वैल्यू क्या आई थी, ये कांस्टेंट जो R बचता है यहाँ से देखिए, R इज इक्वल टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ आया था, तो इसी से हम लोग आगे डिराइव करते हैं। यहाँ देखिए R इक्वल टू ये क्वांटिटी आया है,
अब हम लोग को पता है R इक्वल टू रो एल बाई ए, जब मैं फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस बताया था तब तो उसमें ये फॉर्मूला आपको डिराइव करवाया था। तो अब यहाँ पर R इक्वल टू रो एल अपॉन ए आया हुआ है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर रेजिस्टेंस की जगह इस वैल्यू को रख देता हूँ, तो यहाँ पे मैं रो एल अपॉन ए रख देता हूँ, तो देखिए एल एल ऊपर कट गया, एरिया एरिया नीचे कट गया। अब रो के लिए कितनी वैल्यू बची, तो रो विल बी इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर अपॉन टाउ, ठीक है। अब यहाँ पे हमको हमारे पास जो वैल्यू है वो जस्ट इसकी उल्टी है, एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम, ये वैल्यू है। और हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो एम अपॉन आ रही है। तो मतलब इसको अगर मैं उल्टा कर देता हूँ, मतलब नीचे में अगर मैं रो को लिख देता हूँ, तो वन अपॉन रो विल बिकम दिस वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल ई अपॉन रो। तो मैं क्या बताया था, रेजिस्टिविटी का अपोजिट क्या होता है या इनवर्स क्या होता है, कंडक्टिविटी। तो यहाँ पे हम इन प्लेस ऑफ वन अपॉन रो वी कैन राइट सिग्मा, सो इट विल बिकम जे इक्वल टू सिग्मा ई। क्लियर? ओके, चलिए तो इसके आगे क्या है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी। चलो ठीक, इसके आगे का टॉपिक मैं बाद में कवर करूँगा, अभी यहीं तक रखते हैं। थैंक यू क्लास।